ऑनलाइन आपको रियल टाइम मैप्स मिलते हैं जो दिखाते हैं कि समुद्र में कौन कौन सी शिप्स हैं। जब हमने ये वीडियो बनानी शुरू की तो दुनिया के समुद्र कुछ इस तरह लग रहे थे। अलग अलग रंग अलग अलग टाइप की शिप्स को दर्शाते हैं। अगर सिर्फ कंटेनर वेसल्स को मैप पर दिखाएं तो ऐसा लगता है कि ये शिप्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैं। अब अगर फिल्टर लगाकर सिर्फ उन शिप्स को दिखाएं जो 16,000 या उससे ज्यादा कंटेनर्स ले जा रही हैं, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब ये शिप्स सिर्फ एशिया और यूरोप में दिख रही हैं, लेकिन अमेरिका में बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली जनरेशन की कंटेनर शिप्स मॉडिफाइड बल्क कैरियर्स या टैंकर्स थीं। 1950 के दशक में आईएसओ कंटेनर का आविष्कार हुआ, जिसने फ्रेट ट्रांसपोर्ट में क्रांति ला दी। पहली कमर्शियल रूप से सफल कंटेनर शिप एक T2 टैंकर थी, जो अपनी पहली यात्रा पर 58 मेटल कंटेनर्स लेकर गई। ये एक बड़ी सफलता थी। इसके बाद शिप्स की क्षमता बढ़ती गई। 1960 के दशक में 500 से 800 कंटेनर्स, 87 के दशक में 1000 से 2500 कंटेनर्स, 87 के दशक में 1000 से 2500 कंटेनर्स, 1980 के दशक में 3000 से 5500 कंटेनर्स। ये साइज पनामा कैनाल की लिमिट के हिसाब से था। ग्लोबल ट्रेड की मांग के कारण बड़ी शिप्स बनाने की जरूरत हुई, जो स्टैंडर्ड के बाहर थीं। नए ट्रेड रूट्स और स्पेशलाइज्ड पोर्ट्स की जरूरत पड़ी। 2000 के आसपास 8000 कंटेनर्स ले जाने वाली शिप्स आईं। फिर 2006 तक 11000 से 14500 कंटेनर्स वाली शिप्स आईं। 2016 में नए लॉक्स के साथ ज्यादा बड़ी शिप्स नियो पनामैक्स कैटेगरी में आईं। अब बात करते हैं कि बड़ी शिप्स अमेरिका क्यों नहीं जातीं। ज्यादातर अमेरिकी पोर्ट्स इतनी बड़ी शिप्स को हैंडल नहीं कर सकते। पैसिफिक ओशन के तीव्र तूफान और लो क्लियरेंस ब्रिजेस भी परेशानी खड़ी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना महंगा और समय लेने वाला होता है। बड़ी शिप्स का फ्यूल कंजम्पशन और पोर्ट कंजेशन एक चुनौती है। यूरोप अपने पोर्ट्स को एक्टिवली अपग्रेड कर रहा है, लेकिन अमेरिका इस मामले में पीछे है। कंटेनर शिप्स अभी और बड़ी बन सकती हैं, लेकिन उनका साइज और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत उनकी ग्रोथ को सीमित कर रहे हैं। शिपिंग इंडस्ट्री में समय समय पर बदलाव आए हैं, और इन बदलावों के साथ ही कंटेनर शिप्स का आकार भी लगातार बढ़ता गया। शुरुआत में पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इस बढ़ते आकार को संभालने के लिए तैयार नहीं थे। शिपर्स को ग्लोबल ट्रेड रूट्स को फिर से सोचना पड़ा, खासकर पनामा कैनाल को लेकर। हालांकि ग्लोबल मार्केट की बढ़ती डिमांड ने पोस्ट पनामक्स शिप्स को एक हकीकत बना दिया। 2000 तक 8000 कंटेनरों तक की क्षमता वाले शिप्स दुनिया भर में सफर कर रहे थे। 2006 तक पोस्ट पनामक्स कंटेनर शिप्स की तीसरी पीढ़ी पहले ही पेश हो चुकी थी और सक्रिय रूप से उपयोग में थी। इन शिप्स की क्षमता 11,000 से 14,500 कंटेनरों तक होती थी। इन्हें वेरी लार्ज कंटेनर शिप्स VLCS कहा जाता था, क्योंकि ये पनामा कैनाल की सीमा से बाहर निकल जाते थे। इन नए शिप्स के लिए विशेष पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, क्योंकि इनकी ड्राफ्ट 49 फीट से ज्यादा थी और ये 22 कंटेनर चौड़े थे। ऐसे पोर्ट्स की संख्या बहुत सीमित थी, खासकर उन पोर्ट्स की जो नदी डेल्टास में स्थित थे। यह साफ था कि बड़े कंटेनर शिप्स एक बड़ी समस्या बन सकते थे, लेकिन एक बार में ज्यादा कार्गो लाने का लालच और मुनाफे की संभावना इतनी आकर्षक थी कि इन बड़े शिप्स को अपनाना जरूरी हो गया। पनामा कैनाल को इस बदलाव के लिए खुद को ढालना पड़ा। इसका विस्तार 2007 में शुरू हुआ और कई देरी के बाद नए लॉक 26 जून 2016 को वाणिज्यिक यातायात के लिए खोले गए। अब पनामा कैनाल बड़ी शिप्स को भी समायोजित कर सकता था। इसके बाद और भी बड़े कंटेनर शिप्स की उपस्थिति ने
दुनिया को चौंका दिया।